अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि इमरान खान साहब ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि वो 26 नवंबर को रावलपिंडी आ रहे हैं। रावलपिंडी आके वो अपने अगले लाहेमल का ऐलान करेंगे। यानी इसका मतलब यह है कि वो सूरत हाल देखते हुए इस बात का फैसला करेंगे कि आया उनको इस्लामाबाद में एंटर होना है या नहीं होना है। उनके रावलपिंडी आमद पर अब सवालात भी उठ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज सवालात उठाए। इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। उसके अलावा तोशाखाना केस पर भी बात करेंगे। तोशाखाना केस एक मीडिया ट्रायल तो बनकर रह गया है, लेकिन हुकूमत इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। और उसके अलावा इस तमाम जो 3.5 साल का वज़ीर आज़म का एक टेन्योर था, उसमें तोशाखाना के अलावा कोई और करप्शन का केस क्या हुकूमत के हाथ अब तक नहीं आया। इसी वजह से तोशाखाना को इतना ज़्यादा पीटा जा रहा है। और कुछ और मज़ीद सवालात आज के प्रोग्राम में जानेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इसहाक डार साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुल्क की इकॉनमी को लेकर बातें सामने आ रही थी कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर दिवालिया होने के करीब है। इंपोर्ट के लिए एक दफ़ा फिर हमारे पास डॉलर्स की शॉर्टेज होने जा रही है। और कुछ स्टेटिस्टिक्स भी आए थे कि 76% या 75% का ग्राफ आया था कि उसमें पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। उस हवाले से भी हम सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के जो 3 अहम सवालात हैं जो आज के प्रोग्राम में उठाने, वो मैं कोई आपके सामने रख देती हूँ। फिर ज़रा डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब हमारे साथ होंगे, उससे गुफ्तगू करेंगे। सवाल नंबर 1, इमरान खान का 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुँचने का ऐलान। पिंडी के इंतखाब पे बिलावल का सवाल, क्या आप मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं? बिलावल ऐसा क्यों सोच रहे हैं? सवाल नंबर 2, हुकूमत के अंदर मईशत को लेकर 2 बयानिए। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब। वज़ीर ख़जाना ने इन बयानात को तमाशा करार दे दिया, बोले डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं, हकीकत क्या? सवाल नंबर 3, इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस पर हक़ाइक़ में तज़ाद, हुकूमत मीडिया ट्रायल तक ही महदूद क्यों? क्या हुकूमत के पास खान के खिलाफ तोशाखाना के अलावा कोई करप्शन का केस नहीं? डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जो इसहाक डार साहब आज गुफ्तगू कर रहे थे, मैं उस पर ज़रा आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ हमारे पाकिस्तान में इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल है क्या, और ये जो बाहर से बातें आ रही हैं जिसका इसहाक डार साहब ने उसको तमाशा करार दिया है, उसमें कितनी सच्चाई है? लेकिन उससे पहले मैं एक डॉक्टर इसहाक डार साहब क्या कह रहे थे, एक छोटा सा क्लिप है, वो हम सुन लेते हैं, फिर हम डॉक्टर अशफाक हसन साहब से बात करेंगे। खुदा के लिए ये तमाशे बंद करें, ये अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट से पाकिस्तान को नुकसान होता है, तो वो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। ना हमने पाकिस्तान ने कभी अपनी अदायगियों जो उसकी बैन अल-अक़वामी है उसमें डिफ़ॉल्ट किया है, कभी पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ना कभी पाकिस्तान, अल्लाह करे, कभी डिफ़ॉल्ट के नज़दीक भी ना जाए। कैटेगोरिकली ये यानी बहन भाइयों को ये क्लियर कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह वक्त पे ये बॉन्ड रीपे होगा और इसमें कोई किसी किस्म की ताख़ीर नहीं है। और हमारी जितनी अदायगियाँ आने वाले 1 साल में है उसका भी जो है इंतज़ाम इन प्रिंसिपल हो चुका है, हो रहा है और इंशाअल्लाह होगा। फिर वही सियासी एक बैकग्राउंड नज़र आ रही है कि जी पाकिस्तान क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। अच्छा, एक सियासी बैकग्राउंड नजर आ रही है। सादर साहब ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि दिवालिया होने के करीब भी नहीं है। लेकिन जब ये हुकूमत आई थी तो उसने हमें ये बताया था कि हम हुकूमत में इसलिए आए कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा था। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, ज़रा मुझे समझा दीजिए, बल्कि हमारी कौम को ही बता दीजिए कि पाकिस्तान की इस वक्त इकनॉमिकल सिचुएशन क्या है? क्या एक दफ़ा फिर डॉलर शॉर्ट हो रहे हैं? क्या एक दफ़ा फिर हम दिवालिया होने के करीब हैं या नहीं है? देखिए, इसका आंसर जो है 2 है। आपके सवाल 2 है। एक, आपने पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन की बात की है और दूसरा डिफ़ॉल्ट के हवाले से बात की है। ये 2 मुख्तलिफ चीज़ हैं। पहले मैं डिफ़ॉल्ट को क्लियर कर दूं कि एक टर्म होता है, इसको हम कहते हैं क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, जिसका दार साहब भी जिक्र कर रहे थे, CDS हर्फ आम में कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा इस वक्त हो गया है। तो ये है क्या भला क्या चीज़ है? ये है क्या चीज़? देखिए, ये एक परसेप्शन है बॉन्ड मार्केट में, जो इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट है, जहां पर पाकिस्तान ने अपना बॉन्ड फ्लोट किया हुआ है और जो इन्वेस्टर जिन्होंने पाकिस्तान पे इन्वेस्ट किया हुआ था, उनमें से कुछ लोगों का ये व्यू है, उनका व्यू है कि पाकिस्तान दिसंबर के महीने में एक हेवी पेमेंट होने वाली है,
तो वो शायद उसको सर्विस ना कर सके या पे ना कर सके, तो उसकी वजह से ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है ऊपर चला गया। तो ये एक परसेप्शन है मार्केट का, इसका ये रियलिटी है या नहीं है वो बात की बात है। ये सिर्फ एक परसेप्शन है, तमाम इन्वेस्टर के नहीं, चंद इन्वेस्टर का। तो ये मैं क्लियर कर दूं। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान ने आज तक कभी डिफॉल्ट नहीं किया। जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में था तो 1998 में जब हमने न्यूक्लियर धमाका किया तो उसके बाद से तमाम इन्फ्लोज हमारे रुक गए थे। तो हमारे पास रिजर्व गिरते 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 $400 मिलियन से भी कम था। आज तो हमारे पास तकरीबन $8 बिलियन के करीब है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी की क्या पोजीशन है, बहुत बदतर हालत में है। इसमें कोई दो ओपिनियन नहीं है। जो सियासतदान होते हैं वो इसी किस्म की बातें तो करेंगे कि नहीं हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और सब चीज़ ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि हम बहुत बुरे हालत में हैं। इस पर कोई दो ओपिनियन नहीं है। तो ये आपके दो सवालों का दो मुख्तलिफ जवाब था। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ आपसे इतना ज़रूर जानना चाहूँगी कि जिस वक्त ये हुकूमत आई थी या उस वक्त तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में जब ये हुक्मरानी का ताज इनके सरों पे सजा, इन्होंने कहा कि उस वक्त पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था, इस वजह से हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए हम हुकूमत में आए। उस वक्त की पोजीशन और आज की पोजीशन जब इनकी हुकूमत को तकरीबन 6 से 7 माह का अरसा गुजर चुका, क्या ये इस 6 से 7 माह के अरसे में पाकिस्तान को कदरे स्टेबिलिटी की तरफ ले जा सके? देखिए, वो जो पहला वाला स्टेटमेंट था कि वो डिफ़ॉल्ट के करीब था और हम आए इसको बचाने के लिए, ये बिल्कुल गलत बात है। उस वक्त कोई डिफ़ॉल्ट के करीब पाकिस्तान नहीं था। ये सियासी नारे होते हैं, ये सारे हर हुकूमत में जो लोग आते हैं वो इस किस्म के नारे देते हैं। मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, एक टीचर हूँ, तो मैं उस पैराए में आपसे बात कर रहा हूँ कि ना उस वक्त भी कोई डिफ़ॉल्ट का था, और ये बयान देना कि हम आए थे बचाने के लिए, ये भी एक सियासी बयान है। जो लोग आते हैं वो इसी किस्म के बयान देते हैं। क्या इसमें बेहतरी हुई है? अप्रैल से लेके आज हम नवंबर में हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। अप्रैल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं चीज़ें। तो ये हकीकत ये है, हमें हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन साहब। ये बड़ा एक अलग हमारे सामने सिचुएशन है, और जिस तरह से डॉक्टर अशफाक हसन साहब ने कहा है कि जो मुल्क बचाने के दावे करके आए थे कि मुल्क दिवालिया करीब था, उस वक्त भी मुल्क दिवालिया के करीब नहीं था। वो एक सियासी नारा था जो लगाकर आए थे, और उस वक्त से यानी अप्रैल से लेकर नवंबर तक सूरत हाल में बेहतरी नहीं बल्कि मज़ीद सूरत हाल में बदतरी आई है, सूरत हाल मज़ीद इकनॉमिकली ख़राब हुई है। तो फिर वो सियासी दावे और ये सारी चीज़ें कहाँ गए? लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो हमारे साथ चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा PMLN के, और उसके साथ अमजद अली खान नियाज़ी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, वो हमारे साथ होंगे और वापस आते हैं। और आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दोनों शख्सियात, चौधरी जाफ़र इकबाल साहब रहनुमा नून लीग, अमजद अली खान साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ। दोनों शख्सियात को प्रोग्राम में खुशामदीद। आज जिस तरह से हम बात कर रहे थे, इमरान खान साहब ने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि 26 नवंबर को वो रावलपिंडी आएंगे, और उसके बाद वो ऐलान करेंगे कि आगे की हिकमत अमली क्या होगी। इमरान खान साहब, आप क्या कह रहे थे आज, सुनिएगा। मैं सारी कौम को दावत दे रहा हूं, आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएमल दूंगा। ये तहरीक रुकने नहीं लगी, और मैं अपने सारे जो ताकतवर हल्के हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिससे मर्जी आज पूछ लें, आपके पास ताकत है, आपकी जिम्मेदारी है, जिससे पूछ लें, बिजनेसमैन से पूछ लें, प्रोफेशनल से पूछ लें, इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें। अगर कोई आपको कहे कि सिवाय एक हल के साफ और शफाफ इलेक्शन, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है आप इस दलदल से निकलने का। खास साहब का कहना था बड़ा कैटेगोरिकली कि ये तहरीक अब नहीं रुकेगी। ये तहरीक कितनी आगे जाएगी इस तरह हम बात करेंगे, लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ सवालात उठाए, खासतौर पे जो इमरान खान साहब ने पिंडी का इंतखाब किया है उसको लेकर क्या कह रहे थे, ये भी सुनते हैं। खान साहब की सियासत का कहानी है, हमारा बतौर जो सिलेक्ट करवाने वाला सफर है वो अब
आप सबके सामने है। हमारा अपना वजीर आजम के फैसले की वजह से पाकिस्तान की मईशत को इतना नुकसान पहुंचाया गया कि हम डिफॉल्ट के खतरे। अगर आपका मकसद हकीकी आजादी है और पाकिस्तान को एक बार फिर आमरीत की तरफ खेलने नहीं है, तो आपने पिंडी क्यों चुना है कि आप वहां से खिताब करेंगे? इसी हफ्ता को आपने क्यों चुना है कि आप कल ही ऐलान करेंगे अपना लॉन्ग मार्च? ये साफ हमें बताता है कि खान साहब के इस वक्त और खान साहब के जो बैकर्स है उसका मतलब क्या है? उनका मतलब है एक बार फिर इस मुल्क की किस्मत के साथ खेला जाए। खान साहब को और इन सारे कुव्वतों को पैगाम कि अब ये खेल खेलना अभी बंद। ना पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है, ना पाकिस्तान की अवाम ये अफोर्ड कर सकता है। अच्छा, अमजद अली खान नियाज़ी साहब, जरा आप बता दीजिएगा कि यही हफ्ता क्यों चुना है और उसके साथ साथ पिंडी का इंतखाब क्यों है? आपको मालूम है कि ये तो हम जो लॉन्ग मार्च है, ये तहरीक है, 9 अप्रैल से लेके अभी तक हम तो मुसलसल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तूल अर्ज में हर जगह हमने जलसे भी किए, लॉन्ग मार्च भी की, रैलीज भी की, पाकिस्तान की अवाम बाहर भी आ रही। तो ये कोई अचंभे या कोई अनयूजुअल बात तो थी कि जिसको कहा जाता कि हमने ये तारीख क्यों चुनी है। ये हमने एज पर अपने जो मार्च है उसके मुताबिक शेड्यूल किए हुआ था। अब उसके दरमियान क्या कुछ अगर इस वीक में कुछ और चीज आ रही है तो उसमें वो अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम नहीं ऐसा नहीं है, वो बीच में नहीं आ रही, वो भी 3 साल से बल्कि उससे भी ज्यादा सालों से वो भी तय है सर। आपके तय करने से पहले से वो तय है, जिसमें 29 नवंबर की बात कर रही हूँ। तो वही कह रहा हूँ ना जी कि उसके बीच में नहीं आ रही, वो बीच में नहीं आ रही, आपकी लॉन्ग मार्च बीच में आ रही है। नहीं वो बीच में आ रही है, हम वो कैसे बीच में आ रही है? अच्छा खैर, आप बात करें। आ गई देखिए, हम क्या 9 अप्रैल से लेके आप देखें कि हम 25 मई को नहीं लिखते या उससे पहले हमने प्रोग्राम्स पूरे पाकिस्तान में नहीं किए। ठीक है, तो इसमें कोई, मैंने पहले कहा कि कोई इसमें कोई इफ एंड बट्स तो है नहीं, है ही नहीं। ठीक है, वाई पिंडी सर भी नहीं है। वाई पिंडी? पिंडी देखे डेस्टिनेशन तो हमारा इस्लामाबाद था। फिर अभी हम सुप्रीम कोर्ट में हमने रिट भी की और इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें अप्रूवल नहीं दे रही। तो हम तो हमारी जो कोशिश है कि हम जो है एक पुरअमन रैलीज लेके जाएंगे, पुरअमन लॉन्ग मार्च लेके जाएंगे, पुरअमन प्रोटेस्ट होगा। तो उसमें कोई दूसरी बात तो है नहीं जिसपे कहा जाए, जिसपे गवर्नमेंट वैसे वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, वैसे ही गवर्नमेंट डरी हुई है क्योंकि इनकी कांपे तो टांग रही है। अच्छा, क्योंकि वो अभी बिलावल भुट्टो ज़िदाई ने सवाल उठाया ना कि क्या आप मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं, दोबारा मुल्क की तकदीर से खेलना चाहते हैं, तो लेकिन आप कह रहे हैं इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है, दिस इज ऑल लाइक नादिया। देखिए ना, इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं कि मार्शल लॉ लगाया जाए और हम समझते हैं कि हायर कोर्ट्स जो हैं या आला अदलिया जो है और पाकिस्तान की इस वक्त जो कम्युनिटी है या सिविल सोसाइटी है वो कभी भी इस चीज को नहीं मानेगी। न कोई ऐसी कंडीशन है जिसके मुताबिक कोई ठीक है, इसके आप फेवर में नहीं है। ओके फाइन। चौधरी जाफर इकबाल साहब, अब 2-3 चीजें, एक तो ये कि वो कह रहे हैं कि हमारा तो शेड्यूल था, ये 29 नवंबर बीच में आ गई। अब आप लोगों का कहना ये है, आपसे मतलब हुकूमत का, कि आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर ये एक इशू बना रहे हैं, मुतनाज़ा बना रहे हैं और अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाते हैं, इसलिए ये 29 नवंबर के आसपास खेल रहे हैं। और उससे तक़वियत मिली आपके इस बयानिए को कि उन्होंने इंतखाब भी पिंडी का कर लिया। लेकिन अमजद खान नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि इससे उस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। आप इस बात पे मुतमईन हैं, यकीन कर रहे हैं कि इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया। देखिए, मेरे भाई अमजद नियाज़ी साहब की सारी गुफ्तगू को आप 6 बार भी दोहराएं और सुने तो उसमें कोई रब्त नहीं नज़र आएगा, कोई सियाको सबाक नहीं नज़र आएगा। उसी तरह जिस तरह इनके धरने में कोई रब्त और कोई उसका सियाको सबाक नहीं नज़र आ रहा, और जिस तरह इनके बयानिए में आपको कोई रब्त नहीं नज़र आ रहा, रोज़ नई बात, रोज़ नई बात। क्या इमरान खान साहब ने अपनी तकरीरों में चीख चीख के नहीं इस बात पे जोर दिया कि जी आर्मी चीफ लगने जा रहा है, आर्मी चीफ लगा रहे हैं, ये लंदन में बैठे, ये यहाँ बैठे, ये वहाँ बैठे? क्या ये बातें नहीं सारी उन्होंने कही हैं ये सारी बातें? और फिर वो सारी बातें कहने के
जी, सारी बातें कहने के बाद ये अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, क्योंकि कारकुन हूँ सियासी और तालिब इल्म हूँ सियासियात का, आप ज़रा मुतनाज़ा से मुतनाज़ा या जो गंभीर से गंभीर हालात इससे पहले गुजरे, कभी आपने मीडिया के अंदर ये सुना कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू हो रही हो या इस तरह की डिस्कशन हो रही हो? कभी ऐसा नहीं हुआ। ये एजाज भी वाहिद जो है जनाब इमरान खान साहब को हासिल है कि जिस तरह उन्होंने कुछ अरसा पहले जब वो वजीर आजम थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कुछ अपॉइंटमेंट्स की, उनमें से एक अपॉइंटमेंट लेके वो बैठ गए और जायचे बनते रहे, चांद गिरन और सूरज गिरन, पता नहीं ये मुल्क कैसे चलाते हैं। और फिर आज फिर लेकिन आपके क्या खदशात हैं? नहीं, एक सेकंड चौधरी साहब, आपके खदशात क्या हैं? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो 26 नवंबर की तारीख का चुनाव है उसका आपको लगता है कि 29 नवंबर से कोई लिंक है? प्लस जो वो पिंडी का इंतखाब है उसमें भी आपके कोई खदशात हैं? नादिया, मुझे कोई खदशा नहीं है, मेरी हुकूमत को कोई खदशा नहीं है। इनके अंदर ना पॉलिटिकल विजडम है ना इनकी पॉलिटिकल थिंकिंग है। इन्होंने इस लॉन्ग मार्च को नवंबर के शुरू में 8 नवंबर से पहले इस्लामाबाद पहुंचना था, फिर वो चांद गिरहन का मामला आ गया, 8 और 9 गालिबन नवंबर की बात थी, और फिर उसके बाद वजीराबाद वाला वाकया हो गया, और उसके बाद ये वो लॉन्ग मार्च जो एक जीटी रोड पे था वो फिर फैल गया कोनों कुदरों में। और आज जो लॉन्ग मार्च मैंने देखा है, अमजद नियाजी साहब पता नहीं किस गोशे में आराम और सुकून कर रहे होंगे, मैं जीटी रोड का मुसाफिर हूँ। रवात के अंदर 10-12 लोग झंडे लगा रहे थे, ये बात है कोई 12:30-1 बजे की। उसके बाद थोड़ा रवात से आगे निकल के पूरे 50 मीटर के अंदर, पूरे 50 मीटर जीटी रोड की राइट साइड जो इस्लामाबाद पिंडी की तरफ जा रही है, वहां वो कंटेनर दरमियान में खड़ा किया हुआ है, कनातें लगाई हुई हैं, और कनातें यकीनन पंजाब हुकूमत ने फराम की होगी। उस कंटेनर के मुसाफिर, सवार, लीड करने वाले वो किसी अच्छे घर में बैठ के गर्म पानी से गुस्ल फरमा रहे होंगे, कहीं हीटर सेंक रहे होंगे, कहीं को नाश्ते वाश्ते कर रहे होंगे। और उस 50 मीटर की वजह से क्या था कि 1.5-2 किलोमीटर जो है डाइवर्शन लगा दी थी और वहां पे ट्रैफिक डबल कर दी। ये दिन 12:30-1 बजे की बात है। उससे आगे जब मैं निकला तो रवात से लेके और खारियां तक 10 से 15 जगह पे ऐसे है कि जो हैवी ट्रैफिक है उसके कॉन्वॉय बना दिए गए, और 50-50, 60-60 बल्कि 100 तक बड़ी हैवी ट्रैफिक सड़क के किनारे रोक दी गई। अच्छा चौधरी साहब, आपने इतनी खूब, इतनी बेहतरीन आपने मंजरकशी की है। अब आप एक काम करें, आप अपने वज़ीर दाखिला को बताएं कि इनका जो लॉन्ग मार्च है वो मुकम्मल फ्लॉप हो चुका है, 50-60 लोग आ रहे हैं, तो ये जो करोड़ों का खर्चा इन्होंने कंटेनर्स पे किया है और सिंध की और इधर की पुलिस जमा करके उनको इज्जत के साथ घर भेजे और कंटेनर हटा दें। नुमाइंदा हूँ नादिया, मैं हुकूमत का नुमाइंदा हूँ, मैं वजीर दाखिला का नुमाइंदा हूँ। मैं बताता हूँ क्यों खर्च कर रहे हैं। वो खर्च इसलिए कर रहे हैं कि ये अच्छा, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, फिर बताइएगा। ये धोखा देते हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मतलब सज्जे दिखा के खब्बे आ जाते हैं। बाबर अवान गए और कहा, लेकिन सर अगर 40-50 लोग हैं तो किस चीज से डर रहे हैं? और एक इल्जाम और इमरान खान साहब भी लगता है, वो ये लगता है कि वो जो इदारे अपने आप को कह चुके हैं या वो एस्टैब्लिशमेंट जो अपने आप को कह चुकी है कि मुतनाज़ा रोल में ये मुतनाज़ा किरदार अदा नहीं करेंगे, सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करेंगे, उनको ये दावत देती है और उनको ये कहती है कि आप सियासत में किरदार अदा करें और सियासत में घसीटने की बात करती है। इस हवाले से इमरान खान साहब ने आज एक और जो वो कहते थे कि ये एस्टैब्लिशमेंट जिम्मेदार है इस रजीम चेंज की, आज उन्होंने इस पर भी अपना बयानिया तब्दील करते हुए वो नजर आए। क्या कह रहे थे, जरा एक सुनते हैं। हम 3.25 साल के अंदर यही लोग पता नहीं किस में नहा के आए कि ये एकदम ठीक हो गया एस्टैब्लिशमेंट के लिए, और उसके बाद ये हमारे ऊपर फिर मुसलत हो गए। चले मानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थी ना। जानते तो थे इनका माजी, क्या इनका माजी नहीं पता था? फाइलें तो सारी पड़ी हुई एजेंसीज के पास इनकी चोरी की, सब कुछ। तो क्योंकि मैं 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर था, मुझे पता है कि सारी डिटेल्स हमारी एजेंसीज के पास पड़ी होती है कि इनकी चोरी इन्होंने कितनी की, तो वो तो सब पता था। तो वो क्या चीज हुई कि इनको फिर हमारे ऊपर मुसलत कर दिया? बैरूनी साजिश कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक अंदर उनकी मदद ना हो। अच्छा, खान साहब ने आज ये बात तो मान ली कि चलिए जी एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं है, लेकिन उनको रोका क्यों नहीं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कह रहे थे इस हवाले से, जरा सुनते हैं। जब ये इंस्टीट्यूशनल फैसला लिया गया कि पाकिस्तान
कि जो इदारे हैं वो माजी की तरह मुतनाज़ा किरदार अदा नहीं करना चाहते और एक आईनी किरदार की तरफ ट्रांजिशन करना चाहते हैं। और जब से ये नजर आया कि ये ट्रांजिशन हो सकता है, तब से खान साहब इस कोशिश में है कि वो किसी तरीके से इस ट्रांजिशन को सैबोटेज किया जाए। ये किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान में हमारे इदारे की ये जो इंस्टीट्यूशनल फैसला है कि हमने मुतनाज़ा किरदार से आईनी किरदार अपना है, खान साहब ने इसको सैबोटेज करना है। इसलिए खान साहब और खान साहब जैसे सियासतदान ये समझते हैं कि उनका सियासी मुस्तकबिल इस चीज से जुड़े हुए हैं, इदारे के मुतनाज़ा किरदार से जुड़े हुए हैं। अच्छा अमजद खान नियाज़ी साहब, इसका मतलब ये है कि इदारा अगर ये कह रहा है कि हम न्यूट्रल रहेंगे तो आपको ये बात काबिल कबूल नहीं है। आपने इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार हुकूमत गिराने में नहीं था, ये खान साहब ने तस्लीम कर लिया। अब बज़िद ये कि रोका क्यों नहीं, तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि वो सियासत में किरदार अदा करते रहें। नादिया, पहली तो बात है कि अभी मेरे मोहतरम भाई ने फरमाया कि जी 50 बंदे थे, ये 100 बंदे थे। अभी इंशाअल्लाह ताला आपको नजर आ जाएगा रावलपिंडी में, और आपको बड़े अच्छे से वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे भी नजर आ जाएंगे। थोड़ा सा मेरे ख्याल में जाफर भाई, आपका मेरा ये रिश्ता है कि आप मेरा भी सुने, आप मैं आपका सुने। मैं आपकी दुरुस्ती कर दूं, आपने रोड पर 40-50 मीटर में आपका कॉन्वॉय रुका हुआ है, उस वो बंदे तो थे ही नहीं, बंदे तो शाम को आए थे। अच्छा, बंदे 40-50 भी नहीं है भाई, मैं कह रहा हूँ उस वक्त लोग नहीं थे। 12:30 ठीक है सर, बिल्कुल सही है। अमजद खान साहब की बात पूरी होने दे सर। तो दूसरा आपने सवाल क्या किया है नादिया? सर मैंने सवाल ये किया है कि खान साहब ने ये तस्लीम कर लिया कि हुकूमत गिराने में एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं है। वो ये कहते हैं कि रोका क्यों नहीं, मतलब एस्टैब्लिशमेंट के लिए हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है। आप कह रहे हैं सियासत में ताल्लुक क्यों नहीं है? बिल्कुल इसलिए कि इदारे जो है उनका काम है, रियासत का काम है करप्शन को रोकना। और खुद इदारे कहते रहे हैं कि ये लोग करप्ट हैं और बताते रहे, खान साहब ने ये वाज़ेह किया है। तो वो कैसे रोकते हैं? एक आईनी तरीके से सियासी जमातें तहरीक अदम लेकर आ रही हैं, एस्टैब्लिशमेंट आके उनको रोक लेती। देखो साइफर आया ना, तो साइफर एक हमें जो है वो एक फॉरेन कंट्री हमें बता रहा है, डिक्टेशन दे रहा है। उस साइफर के नतीजे में रिजीम चेंज होती है। तो ये कौन सा तरीका है कि जी रिजीम पाकिस्तान, ये क्या पाकिस्तान के लोगों को? अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट कैसे रोकती अमजद खान साहब, एस्टैब्लिशमेंट कैसे रोकती इसको? ये आप बेहतर समझती हैं। मैं नहीं समझती, आपसे पूछ रही हूँ। ऐसे चलो मुझसे पूछे तो ये कैसे आए हैं तो खुद अंदाजा करे। अरे भाई ये आए हैं, खान साहब कह रहे हैं कि आपने रोका क्यों नहीं, कैसे रोकती? तो ये इकट्ठे कैसे हुए? अपना MQM कैसे गई, वो बाप कैसे आया? यही तो पूछना चाह रही हूँ। हाँ, तो इकट्ठे करने वालों ने किया ना इनको। तो वो खान साहब तो कह रहे एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं मान लेते हुकूमत गिराने में। बात यह है कि खुफिया हाथों ने जब इनको इकट्ठा किया, फिर मंडियां लगी सिंध हाउस पे, तो खान साहब गलत कह रहे हैं। नहीं, खान साहब ठीक, हम खान साहब ने तो यही कहा है ना। खान साहब ने कहा है मान लेते हैं कि हुकूमत गिराने में एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है, लेकिन बचाया क्यों? बात है ना, मान ले, वही बात की है ना कि मान लेते हैं कि आपने किरदार अदा नहीं किया, लेकिन ये भी तो है ना कि ये लोग जो आए हैं ये किस तरीके के साथ आए गए। चले, आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ही लेकर आई है। तोशाखाना केस, उसका भरपूर तरीके से मीडिया ट्रायल तो हो रहा है, मुतज़ाद हक़ाइक़ भी सामने आ रहे हैं। आप लोगों ने हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया कि फरा गोगी दुबई गई, उमर फारूक से मिली, उनकी कोई हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं आ रही दुबई की। अब मसला ये है कि ये मीडिया ट्रायल ही होता रहेगा या कोई कानूनी कार्रवाई भी शुरू करेंगे खान साहब के खिलाफ? जी शुक्रिया। एक तो मैंने, दोनों ने, आपने उसके ऊपर बात की, मिस इंटरप्रेट किया। 12:30-1 बजे बिल्कुल 40-50 मीटर के अंदर कॉन्वॉय रुका हुआ था। वो जुलूस जलसा जो बनना था शाम को बनना था। दूसरी बात रही कि अमजद खान नियाज़ी साहब शायद भूल रहे हैं, जब इमरान खान साहब लाहौर से चलना था तो फिर वो कह रहे थे मेरी कौम सुन ले, फैसला कुन मार्च होगा। आज वो मार्च ही खत्म हो गया, मुकर गए। झूठिया भी कि झूठ और बोल जा।
भाई लेके जाते ना, पहुंचाते पाया तकमील पे, ले जाते इन सारे लोगों को। आज क्यों आपने जो है वो ये वक्फा दे दिया है कि जी 26 को फिर मिलेंगे? सानू नहर वाले खान साहब के डॉक्टर्स ने उनको एक हफ्ता मजीद आराम करने का कहा है, इस वजह से खान साहब ने डिले किया है। जब जिहाद करते हैं, जब ये नारे लगाते हैं, फिर आराम का नहीं देखते, फिर मैदान अमल में रहते हैं, भागते नहीं हैं। गोलियां लगी हुई है टांग में, तो बाकी सारी पार्टी किधर है? बाकी निकले ना। पार्टी तो लॉन्ग मार्च तो लेकर आ रही है, मेरा ख्याल है। कहाँ आ रही है? मैंने आज बताया उस लॉन्ग आ रहे हैं। और उस लॉन्ग मार्च को, वो कैसा लॉन्ग मार्च है जिसको आज के बाद कहीं आप नहीं देखेंगी 26 तक, और 26 को दोबारा इकट्ठे होंगे। अच्छा, यहाँ ये भी एक सवाल है कि अभी आज के बाद, आज और 26 के दौरान क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं होगा। आराम करें सब, बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए ब्रेक सर, ब्रेक देते हैं, ब्रेक। अच्छा चले, आप जरा तोशा खाना पे आ जाए ना, आप जरा एक जुमला नादिया, एक जुमला। अभी अमजद खान न्याजी साहब फरमा रहे हैं इदारों ने करप्शन रोकनी थी। और भाई जिन्हें आप मारूफ मायनों में इदारा कहते हैं, अगर आप पाक फौज की बात कर रहे हैं तो उनका काम नहीं है। आप वजीर आजम थे, आप वजीर आला पंजाब थे, एंटी करप्शन आपके नीचे, नैब आपके मुतहत, FIA आपके पास, और आपको खबर कहाँ थी, टाइम कहाँ था? आपने हीरे की अंगूठियां लेनी थी। आपने काबीना के इजलास में वो 100 कुछ मिलियन पाउंड जो था मलिक रियाज का, वो रफा दफा किया। आपने करप्शन पकड़नी थी काबीना के अंदर आके, जो है वो पाक। तो केसेस क्यों नहीं बनाते इन पे? तोशा खाना का मीडिया ट्रायल हो रहा है, केसेस क्यों नहीं बनाते? सब कानूनी कार्रवाई कीजिए। नादिया बनेगा, हमें पहले IMF के साथ सुन लें, हमें पहले IMF से डील करना था, हमें IMF के साथ बनाना था, हमें बजट बनाना था, हमें बैरून मुमालिक लोगों से इन्वेस्टमेंट के लिए करना था। बजट आपने जून में बना लिया। खुदा सर, चौधरी साहब बजट बन गया जून में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर खान साहब ने करप्शन की है तो केसेस सामने लेकर आए और फिर उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करिए। आदिया सुनिए, 6 माह के अंदर आप लगा लें साहब के शहबाज शरीफ साहब ने कितने बैरूनी ममालिक के दौरे किए, कितनी काबीना की मीटिंग की, क्या क्या चीज जो करने वाले काम थे सब हमने किए। हमने इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, हमने पॉलिटिकल क्राइसिस से बचाया, हमने इस दौरान ज़िमनी इंतखाबात भी करवाए, हम सैलाब से भी निपटे, और हम अपनी हुकूमती जिम्मेदारियां बहसन जो है वो तक पहुंचा रहे हैं। सर 72 रुकनी है, मैं ख्याल 74 रुकनी आपकी काबीना है। आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री का ताल्लुक दूसरों से नहीं है, वजारत कानून से नहीं है, दीगर से नहीं है। आपके पास इदारे हैं, आपके पास FIA है, आप इनके खिलाफ केसेस बनाएं, आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन ये से मीडिया ट्रायल से तो कुछ हासिल नहीं होना। अमजद खान साहब, मेरे पास टाइम जरा सा कम है, आपको क्या लगता है जो तोशा खाना है ये सिर्फ मीडिया ट्रायल की नजर हो जाएगा या इसमें इतनी जान है कि ये खान साहब के गले पड़ेगा? नादिया, ले दे के पूरे खान साहब की आज तक की जितनी पॉलिटिक्स है उसमें ये सिर्फ तोशा खाना जो घड़ी लेके आए हैं वो भी कानून और कायदे के मुताबिक जो है वो ली गई है, और हमने इसको एडमिट किया है। उसमें तो आज तक एडमिट ही नहीं किया, हमने तो हमेशा एडमिट किया है, जो भी बात है हमने कौम के सामने रखी है, और उसके अलावा हमने रसीद भी दे दी है। अब इनको नजर नहीं आती तो अलग बात है, क्योंकि इनको अपनी जो चोरी है वो इतनी बड़ी है। आज तक ये पनामा का जवाब नहीं दे सके, आज तक मनी ट्रेल नहीं दे सके, आज तक TTs का जवाब नहीं दे सके, आज तक ये गोल गप्पे वालों, रेडी वालों का जवाब नहीं दे सके। तो मेरी बात क्या है साहब, इनके तो अपने हिसाब हैं, और उसे अल्लाह ताला तरीके रहमत करे, वो जान दे गया, डॉक्टर रिजवान जान देगा, उसके सवालात तो अभी कौम मांगेगी। ये तो उस वक्त जब ये नीचे उतर के आएंगे ना, कौम इनसे मांगेगी कि इन्होंने मुल्क के साथ जो अभी जो NRO के जरिए ये वापस आ गए हैं, लेकिन कौम तो नहीं छोड़ेगी ना इनको। कौम के पास तो इनका पूरा हिसाब लेना है, क्योंकि आज पाकिस्तान जिस मुश्किल में है, जिस क्राइसिस में है, जिस तरीके के साथ आज मुल्क के अंदर महंगाई जो है 75 सालों में नहीं आई जितनी आज आई है, लोगों की जिंदगी इन्होंने जीर्ण कर दी है, और इकोनॉमी जो है वो संभल नहीं रही। इनकी जो
तगड़ी टीम थी, इनके पास बड़े क्वालिफाइड लोग थे, वो क्या कर रहे हैं आज पाकिस्तान के साथ? ठीक है, मुझे एक बात को और अफजल खान नियाज़ी साहब जरा कोई जवाब देते, मेरे पास टाइम की कमी है। ये आज से लेकर 26 नवंबर तक ये आपका मार्च क्या है, कोई ब्रेक है इसमें, स्टैंड स्टिल होगा? रवात तक अगर पहुंच गया है तो फिर पिंडी तो दूर नहीं है, जाहिर है, फिर क्या करेंगे अभी आप लोग? वापस भेज देंगे सबको अपने अपने घर? पिंडी को आपको याद होगा ना कि खान साहब ने मार्च स्टार्ट करने से पहले कहा था कि ये एक ऐसा मार्च होगा जो वक्फे वक्फे के साथ जारी रहेगा। और तो बारिश हो गई सर। देखिए अभी वेदर रिपोर्ट सुनते हैं ना कि वक्फे वक्फे से बारिश है। सुने ना, साहब को जिस मुश्किल से वो गुजरे हैं, बड़े थाने से वो गुजरे हैं, ये उनका हौसला है कि गोलियां खा के भी खड़े। इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आपने कहा कि खान साहब ने पहले ऐलान किया था, तो मुझे तो ऐसा खैर कोई ऐलान याद नहीं है। लास्ट कमेंट चौधरी जाफर साहब, लास्ट कमेंट। जी नादिया, सिर्फ ये है कि अवाम ने मुस्तरद कर दिया और उधर राना सनाउल्लाह साहब भी अपना नुस्खा लेके तैयार बैठे हैं और अदालत में दरखास्तें दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब की तड़ियां ना लगाए, वो कोई बदमाश नहीं है, वो वजीर दाखिला है, उनकी तड़ियां ना लगाए। अच्छा नहीं लगता, वो वजीर दाखिला है, कोई बदमाश नहीं है, कोई जट नहीं है, वो मौला जट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच चौधरी जाफर, बहुत शुक्रिया। अमजद खान नियाज़ी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात है कि मुझे याद नहीं है, खैर खान साहब ने ये कहा हो कि वक्फे वक्फे से ये लॉन्ग मार्च जारी रहेगा, लेकिन बहरहाल हकीकत तो यह है कि तोशा खाना केस का इसका मीडिया ट्रायल हो रहा है और सच्चाई साबित करने के लिए मीडिया ट्रायल नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई करनी होगी। वो ये हुकूमत कब करती है और इमरान खान साहब जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए उन पर सू कब करते हैं, ये आने वाले वक्त में हमें देखना है। प्रोग्राम से नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।